धरोहर, विरासत या धाती। इंसान की अपनी जड़ें हैं और वो धीरे धीरे विकसित हुई हैं। इसी क्रम में उसने विध्वंस भी किया है और सृजन भी। अगर मानवता के लिहाज से किसी स्थल का भौगोलिक मूल्य हो तो उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। किसी स्थान को उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व अन्य महत्ताओं के एवज में विश्व रूप समुदाय के रूप में वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया जाता है। आज हम अपने इस नई श्रृंखला में कुछ इसी से संबंधित संदर्भ लेके आपके सामने उपस्थित हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई श्रृंखला धरोहर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश की धरोहरों को आपके सामने रखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसके लिए एक नज़र आपको ये बताना आवश्यक है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जिन उत्तर प्रदेश के स्थानों ने अपनी पहचान बनाई है उसमें शुमार हुए हैं। पहले हम उन्हीं स्थानों का चयन करके आपके सामने रखेंगे, फिर क्रमवार तरीके से जो महत्वपूर्ण पहलू या जो महत्वपूर्ण स्थल आपके लिए महत्वपूर्ण है वो एक एक करके अलग अलग श्रृंखलाओं के माध्यम से आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं धरोहर उत्तर प्रदेश की ये श्रृंखला। सबसे पहले हम किस स्थान का चयन किए हैं, वो किस सूची में सम्मिलित है, इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची क्या होती है। क्योंकि आज का हमारा पहला एपिसोड है तो इसमें एक परिचयात्मक होगा आपके सामने संदर्भ, उसके बाद हम एक एक करके महत्वपूर्ण स्थलों को लेके चलेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो यूनेस्को क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसके गठन की अगर बात करें तो नवंबर 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है। और सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 194 सदस्य इसमें हैं। उद्देश्य की अगर बात करें तो शिक्षा, विज्ञान, कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। यूनेस्को द्वारा 1972 में एक संधि को स्वीकार किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसके अंतर्गत कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज इस संधि का नाम है। और इस संधि को इसके द्वारा जब अपनाया गया तो इस संधि का कुछ उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था, एक नजर उस पर डालें। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना। इसके द्वारा इसमें सम्मिलित सदस्यों को यह कहा गया कि आप अपने यहाँ के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए प्रयास करें। उसको इस संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। यहां से इसकी शुरुआत होती है और इन स्थलों की सूची विश्व धरोहर स्थल समिति एक बनाई गई जिसके माध्यम से ये प्रशासित होती है और अंतरराष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो 1972 के कन्वेंशन के तहत ही इन स्थलों को नामित किया जाता है। इन स्थलों की कुछ श्रेणियां बनाई गई। वस्तुतः इसकी 3 श्रेणी है। 3 श्रेणियों के अंतर्गत इनका नामांकन हो सकता है। वो कौन सी श्रेणियां हैं, तो पहली श्रेणी है सांस्कृतिक विरासत स्थल, अर्थात सांस्कृतिक विरासत में कुछ एक वर्ग बनाया गया जैसे ऐतिहासिक इमारत, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल या स्मारकीय मूर्तिकला या चित्रकला को इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। दूसरी श्रेणी की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक विरासत स्थल है जिसमें उत्कृष्ट पारिस्थितिक स्थल, विकासवादी प्रक्रियाएं या लुप्त प्राय प्रजातियां, इनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तीसरी मिश्रित विरासत स्थल है। मिश्रित विरासत स्थल तीसरी जो श्रेणी है, इसके अंतर्गत सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तत्वों के सम्मिलन को इसमें स्थान दिया गया है। तो इन श्रेणियों के अंतर्गत इन स्थलों को सम्मिलित किया जाता है। अब किसी भी स्थल को किसी श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा तो उसके लिए कुछ मानदंड होंगे, कुछ नियम कायदा कानून होंगे। तो 10 प्रतिमान या मानदंड बनाए गए। इन 10 मानकों पर जो खरा उतरेगा उसको इसमें स्थान दिया जाएगा। इन 10 मानकों में कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने बताया जा रहा है, जैसे मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्टतम नमूना ये जगह, ये स्थल प्रस्तुत करते हो, साथ ही सांस्कृतिक परंपरा का असाधारण प्रमाण देते हो या असाधारण प्रकृति का सौंदर्य दर्शाते हो। मतलब बहुतायत सौंदर्य हो, असाधारण हो, सामान्य सौंदर्य न हो, साथ ही जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो तो भी इसमें स्थान दिया जा सकता है। और पृथ्वी के इतिहास के महत्वपूर्ण स्तरों से संबंधित रहे हो तो भी इसमें स्थान दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मानदंड और हैं जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि सूची में उनको स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले एक प्रक्रिया के तहत अस्थायी सूची या टेंटेटिव लिस्ट होती है। इसमें
इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं कि उस देश द्वारा पहले उस स्थान को चिन्हित किया जाएगा। उस स्थान को चिन्हित करने के उपरांत फिर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसमें यह बात का उल्लेख होगा कि अमुक मानदंडों को यह स्थान धारित करता है। फिर उस पे हम उस टेंटेटिव लिस्ट में उसको भेजेंगे, प्रेषित करेंगे, और तब यूनेस्को की जो कमेटी होगी, वहां की जो प्रतिनिधि होंगे, उसके द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा, और निरीक्षण और मूल्यांकन के उपरांत यह तय होगा कि इसको इस सूची में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या पहले 40 थी। 2 नए स्थलों के सम्मिलित होने के बाद वो संख्या 42 हो गई। वो कौन 2 नए स्थल सम्मिलित हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें मुख्य सूची में 3 और 3 टेंटेटिव लिस्ट में, और इस तरह से कुल 6 स्थल हैं। कौन कौन से हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश विशेष का अध्ययन हम कर रहे हैं, इसलिए ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी ये मुख्य सूची में है। सारनाथ, वाराणसी रिवर फ्रंट, साड़ी बुनाई क्लस्टर, ये 6 स्थल हैं, 6 चीजें हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित हैं। एक और तथ्य याद रखना है आपको कि 18 अप्रैल 1983 से विश्व विरासत दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब हम आते हैं अपने पहले स्थल अर्थात आगरा का किला। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसका चुनाव क्यों किया गया। तो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित यह स्थल है, 1983 में इसको सम्मिलित किया गया। इस दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, अपनी वास्तुकलात्मक विशेषताओं के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आगरे के किले को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे, इस पर एक दृष्टि डालें। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। किसी भी स्थान को समझने के लिए उसकी भौगोलिक अवस्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही हम देखेंगे इसका इतिहास क्या रहा है। फिर हम एक नजर डालेंगे इसकी स्थापत्यगत अर्थात इसकी वास्तुशिल्प की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें बनाई गई हैं, और कुछ विशेषताएं जिसकी वजह से इसका महत्व है उसको हम देखेंगे। और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न। ये हमारी परिपाटी है कि हम उस संदर्भ को समझने के लिए एक अभ्यास प्रश्न आपके सामने पटल पर रखते हैं। शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भौगोलिक स्थिति क्या है। ये आप भारत में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति से आप परिचित ही होंगे। उत्तर प्रदेश में आप अगर आए, पश्चिम दिशा में आगरा जिला है, राष्ट्रीय राजधानी से तकरीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर इसकी अवस्थिति है। और यहीं पर इसकी सिस्टर स्मारक कह सकते हैं, ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है आगरा का किला। तो ये इसकी अवस्थिति हुई। अब इसके इतिहास पर एक नजर डालें तो यह बताना या यह कहना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत उचित नहीं है कि इस किले का संस्थापक अकबर था, जैसा सामान्य रूप से किताबों में लिखा गया है। यह बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी एक आरटीआई के थ्रू पूछा गया तो उसने भी स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि वास्तव में संस्थापक तो उसको कहा जाएगा कि अचानक से उसका निर्माण ही, नींव ही उसी ने रख दी। लेकिन पहले से ये किला यहाँ पर मौजूद रहा होगा, किसी अन्य रूप में रहा होगा, कम खराब बदतर स्थिति में रहा होगा, या तमाम संभावनाएं हैं। उसको इस किले जो वर्तमान परिदृश्य में जैसा ये दिखता है उस रूप में जरूर अकबर ने इसको ढालने की कोशिश की होगी। इसलिए थोड़ा सा हम अवलोकन संभल के करेंगे और देखें तो अबुल फजल कहता है कि पहले यह ईंट का किला था, अर्थात सिर्फ ईंटों से निर्मित था, जिसे बाद में बादलगढ़ कहा जाता था। सिकंदर लोदी के टाइम में हम जब आएंगे तो उस समय इसको पठानों का किला कहा जाता था, अर्थात मौजूदगी इसकी थी। प्राचीन गढ़ के अवशेषों पर, अर्थात प्राचीन गढ़ मतलब पुराना किला, उसके अवशेषों पर 1565 में 1565 में अकबर द्वारा इसके स्ट्रैटेजिक महत्व को समझा गया। स्ट्रैटेजिक अर्थात अवस्थिति कैसी है उसके हिसाब से इसको महत्व दिया गया अकबर के द्वारा, और इस महत्व को समझते हुए सुदृढ़ गढ़ के रूप में इसको ढाला गया या परिवर्तित किया गया कासिम खान की देखरेख में। तो ये काम अकबर करते हैं और इसमें अकबरी शैली का इसको प्रथम उदाहरण माना जाता है इस किले को। तो आगरा का किला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अकबरी शैली का यह प्रथम उदाहरण है। इसमें अगर बनाने में हम कहें तो 4000 से अधिक श्रमिक लगते हैं और एक लंबी प्रक्रिया चलती है, तकरीबन 8 वर्ष तक ये निरंतर कार्य करते हैं और 1573 में ये निर्माण कार्य पूरा होता है। इसको एक दीवाल वाला किला भी कहते हैं। इसलिए ये कुछ इसके निर्माण के संबंध में जानकारी थी। आगे अगर देखें तो इस पर राजनीतिक रूप से किसका किसका अधिकार रहा, तो जैसा कि आपने देखा लोदी डायनेस्टी में सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, सत्ता हस्तांतरित होती है तो बाबर के अधिकार में ये जाता है। फिर हुमायूं की ताजपोशी भी इसी जगह से हुई, आगरा के किला से हुई।
फिर शेर शाह के अधिकार में जाता है, हुमायूं से हस्तांतरित होता है इनके पास, फिर हुमायूं दोबारा आते हैं तो इनके अधिकार में आता है, फिर हेमू के अधिकार में जाएगा, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर जाट सूरजमल इनके नेता थे, फिर मराठों के अधीन जाएगा और मराठों से 1803 में अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। वास्तव में ब्रिटिश यहाँ अपनी सेना रखते थे और वर्तमान संदर्भ में आज के समय भी देखा जाए तो इस किले के एक बड़े भाग पर, तकरीबन 2/3 भाग पर सेना ही काबिज है। आगे अगर देखें तो ये आप मानचित्र में देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ इसकी निर्माण शैली में पहली ही भाषा में लिखा गया है कि इसके भूविन्यास को इंगित करते हुए कि अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार आकृति को आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं कि ये इसकी आकृति इस प्रकार से है। ये अगर ऊपर से देखें, इसका चित्रण किया जाए, किसी ड्रोन से देखें, एरोप्लेन से देखें, तो ये अर्धवृत्ताकार दिखाई देगा। इसमें इस संरचना में ये टोटल आकृति की बात की जा रही है कि किस रूप में इसकी बाउंड्री को लेते हुए इसका आकार दिखाई देता है। आगे अगर हम देखें तो 70 फीट ऊंची दोहरी प्राचीर है। दोहरी प्राचीर का मतलब कि पहले एक प्राचीर बनाई जाती है, उसके बाद उसके अंदर भी एक प्राचीर बनाई जाती है। एक प्राचीर और उसके अंदर प्राचीर के बीच में जो जगह होगी, अमूमन उसमें किलों के बाहर ऐसी संरचना बनाई जाती थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें पानी भरा जाता था, उसमें कुछ जीव जंतु छोड़े जाते थे और अंदर की प्राचीर ऊंची होती थी जिसमें सेना तैयार होती थी। बीच बीच में कुछ स्पेस दिया जाता था जिसमें सैनिक होते थे, वो तीर धनुष या जो भी हथियार लेके सेना की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां तैनात रहते थे। चौड़े और विशालकाय वृत्ताकार नियमित अंतराल पर बुर्ज बनाए गए। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही बुर्ज आपको इसमें कुछ कुछ अंतराल पर पूरे किले के चारों ओर ये बुर्ज बनाए गए हैं। द्वार की बात करें तो इसमें 4 द्वार हैं, जिसमें अमर सिंह द्वार प्रवेश द्वार है, इसके अलावा दिल्ली द्वार, हाथी द्वार, खिजरी द्वार, ये कुछ अन्य द्वार हैं। यहाँ पर खिजरी द्वार को एक जल द्वार के रूप में जाना जाता है, इसलिए मुख्य रूप से 2 ही द्वार हमको दिखाई देते हैं। सामग्री की अगर बात करें कि क्या इसमें सामग्री इस्तेमाल की गई है, तो इसमें बाहरी सतहों पर हमको लाल बलुआ पत्थर, चूंकि अकबर के जब वास्तुशिल्प को हम देखेंगे तो उसमें लाल बलुआ पत्थरों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। वास्तव में अकबर ने जब अपनी स्थापत्यगत विशेषताओं को हम पढ़ेंगे अकबर की, तो उसमें उसने मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया, सुंदरता पर कम। जबकि शाहजहां के समय में सौंदर्य पे ज्यादा बल दिया गया, इसलिए उसके समय में हमको मार्बल का प्रयोग ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग भीतरी कोर में ईंटों के साथ हमको दिखाई देता है। ये लाल बलुआ पत्थर राजस्थान के बरौली क्षेत्र के धौलपुर के पत्थर थे, वहां से लाए गए थे। और साथ ही इसमें भारतीय और इस्लामी अर्थात इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का हमको संश्लेषण दिखाई देता है। संश्लेषण अर्थात दोनों कलाओं का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इसकी अंदर की कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जिस पर भारतीय किलों की छाप दिखाई देती है। तो भारतीय और इस्लामिक दोनों विशेषताएं जब मिलेंगी, संश्लेषित होंगी, तो उसको यहाँ संश्लेषण की संज्ञा दी गई है। इसको एक दीवार वाला शहर भी कहा जाता है। आगे इसके अंदर कुछ इमारतें स्थित हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे पूछ ली जाती हैं कि इस आगरे के किले में निम्न में से कौन सी इमारतें स्थित हैं या नहीं स्थित हैं। तो यहाँ पर एक जहांगीरी महल स्थित है, अकबरी महल स्थित है, जयपुर भवन है, मोती मस्जिद स्थित है, दीवाने खास, दीवाने आम, मुसम्मन बुर्ज, इसको मुथम्मन बुर्ज भी कहते हैं, मराठा भवन, रतन सिंह की हवेली, जॉन रसेल कैल्विन की कब्र और खास महल, ये कुछ संरचनाएं हैं जो इसके अंतर्गत इसके प्राचीर के अंदर बनाई गई हैं। इन संरचनाओं को आप चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसमें हम बात करें मोती मस्जिद की, दीवाने खास की और जहांगीरी महल की, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो परीक्षा में इनसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें मोती मस्जिद की, तो मोती मस्जिद की विशेषता ये नीचे आपको चित्र में देख सकते हैं। इसकी बाहरी दीवार तो लाल पत्थरों से बनी है, लेकिन अंदर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और मोती मस्जिद 7 खंडों में बटी है और 3 गलियारे में विभाजित है और मुगल काल में बनी यह सबसे महंगी स्थापत्यगत संरचना में एक गिनी जाती है, इसलिए मोती मस्जिद काफी महत्वपूर्ण है। अमूमन इन मस्जिदों पर जो चौकियां बनी होती थी जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, 3 सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ 4 सीढ़ियां बनाई गई, तो इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। आगे अगर देखें तो ये जहांगीरी महल आप चित्र में देख सकते हैं। ये ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल की छाप इस पर दिखाई देती है। जैसा कि पहले बताया गया, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषता के अंतर्गत ये सबसे बड़ा आवासीय परिसर है इस आगरे के किले में, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है।
हिंदू और एशियाई कला का सम्मिश्रण यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद ये कुछ संरचना है दीवाने खास और दीवाने आम का। तो ये दीवाने आम जिसमें यहाँ पर शासक बैठता था, ये देख सकते हैं इस चित्र में आप। दीवाने आम बड़ी सी संरचना है। दीवाने आम मतलब जहां पर दरबार लगेगा, आम पब्लिक से बादशाह उस समय का बातचीत करेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा। एक सामान्य दरबार जहां लगेगा वो दीवाने आम, जहां दीवान आम लोगों की सुनवाई होगी। और दीवाने खास जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि उच्चाधिकारी किसी दूसरे देश के बादशाह आ गए कोई, या कोई और उच्चाधिकारी आ गया, तो उससे मिलने के लिए हम खास दीवाने खास लोगों से मिलने के लिए दीवाने खास बनाया गया। और ये संरचना आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये मुसम्मन बुर्ज या मुथम्मन बुर्ज जिसका नाम दिया गया, आप ये देख सकते हैं। ये संरचना ये खास महल के बगल में ही है। और यहां पर ऐसा माना जाता है कि शाहजहां का अंतिम समय वो यहीं पर बीता। कहा जाता है राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत इसकी ये बात कही जाती है कि यहीं पर उसको कैद कर दिया गया था उसके पुत्र द्वारा। और अंतिम समय में ये सामने आप देख सकते हैं ताजमहल बना हुआ है इस बुर्ज के ठीक सामने, नदी के उस पक्ष में। शायद आपको उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये ताजमहल को यहीं से वो निहारा करता था इसमें कैद रहने के दौरान। इसके अलावा ये कब्र है रसेल की, जिसका उल्लेख पीछे किया गया। और ये हौज था एक, इसके अंदर बना हुआ है हौज, जिसको जहांगीरी हौज के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के मामा द्वारा इसको दिया गया था, जिसमें जहांगीर जब छोटा था तो उसको स्नान कराया जाता था इस हौज में। ये कुछ स्थापत्यगत इसके अंतर्गत संरचनाएं हैं। साथ ही अगर कुछ अन्य विशेषताओं पर नजर डालें तो 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। सबसे पहले जो स्थल सम्मिलित हुए उनमें आगरा का किला भी था। साथ ही 2016 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको आदर्श स्मारक घोषित किया गया। और इतना ही नहीं, 2021 में जल शक्ति मंत्रालय पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इसको स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल, 12 स्थल उस समय घोषित किए गए थे, उनमें से एक इसको स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। तो ये कुछ तथ्य थे आगरा के किले से संबंधित। अंत में परिपाटी के अनुरूप हम आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है कि आगरा के किले में निम्न में से कौन सी इमारत शामिल है? ऑप्शन ए जहांगीर महल और खास महल, दूसरा दीवाने आम, दीवाने खास, या उपर्युक्त सभी। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। धन्यवाद।